हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि हजारीबाग में मैथ पढ़ने के इच्छुक छात्र एवं छात्राएं ध्यान से सुने। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हजारीबाग में मैग्नेट ऑफ मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर जो बाबू गांव रोड हजारीबाग में है, ठीक है, वहाँ पर मैथ का बैच 12th के लिए 20 फरवरी से चालू होने जा रहा है। ठीक है, तो बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 5 से 6 शाम और 6 से 7 दो बैच चालू होने जा रहा है 20 फरवरी से। ठीक है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9122575535। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस कंटेनर में होता है, उस कंटेनर का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो नाम ही है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मतलब टूटना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूटना। किसका, सब्सटेंस का, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक टर्म आता है यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर कैटायन और एनायन में टूट जाए, ब्रेक कर जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर 100% टूट जाए, मतलब पूरा का पूरा, जैसे NaCl, KCl, जितना भी साल्ट है सब। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डालने पर पूरा का पूरा कैटायन और एनायन में ब्रेक नहीं करे, जैसे वीक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूटना। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ पर दो वर्ड आता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया वैसा रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो। ठीक है, जैसे हम लोग को जब टैंकर ऊपर में रखा रहता है, ठीक है, सिंटेक्स जिसमें हम लोग पानी भरते हैं घर के ऊपर में, तो वहाँ अपने आप पानी चढ़ता है क्या, नहीं। ठीक है, उसको हम लोग मोटर की हेल्प से चढ़ाते हैं, अपने आप नहीं चढ़ सकता है, तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जैसे वहाँ पर हम छत पर, वहाँ पर टैंक रखा हुआ है, वहाँ नल लगा हुआ है, वहाँ पर खोल दिया, अपने आप नीचे पानी आ जाएगा, तो हो गया स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप हो, कोई भी प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो, वो किसके प्रेजेंस में होता है, करंट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिए हैं, यहाँ क्या है आपका NaCl। NaCl क्या है, साल्ट। ठीक है, तो NaCl में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इसमें, तो NaCl किससे किससे मिलके बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। देखिए सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जिस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिल के बना है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में वो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब जैसे यहीं पर देखिए NaCl को जब पानी में डालते हैं तो किसमें ब्रेक हो गया, सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन में, तो ये हो गया डिसोसिएशन, या इसी को बोल देते हैं क्या, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, तो जब पानी में डालने पर कोई सब्सटेंस कैटायन आयन में टूट जाए उसको डिसोसिएशन आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब उसी में इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं तो
और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद जो सब्सटेंस जिस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिल के बना है उसमें अलग हो जाए, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे NaCl अलग हो गया सोडियम और क्लोरीन में, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, यहाँ आयन नहीं ना है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जब अलग हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और जब कैटायन आयन ब्रेक हो जाता है हो गया डिसोसिएशन। तो दोनों में अंतर हम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस और डिसोसिएशन आयनाइजेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस वो किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि जो हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ये इस तरह का कंटेनर बना होता है, इसमें 2 रॉड होता है, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड। और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि एनोड जो होता है वो देखिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको बोल दीजिए बैटरी। ठीक है, क्योंकि यही करंट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोवाइड करता है। तब ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग जिसको जोड़ते हैं वो हो गया एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ते हैं वो हो गया कैथोड। ठीक है, यही जो होता है करंट प्रोवाइड, ये करंट देता है किसमें, सेल में। ठीक है, और एनोड जो होता है वो आपका बना हो सकता है इम्प्योर सब्सटेंस से, जैसे हम लोग इसको इम्प्योर कॉपर से भी बना सकते हैं। ठीक है, या प्योर कॉपर से भी बना सकते हैं, ये कोई भी मेटल का बना होगा। और जो कैथोड होगा वो बना होगा कोई भी कंडक्टिंग मेटल से, जिससे होके इलेक्ट्रॉन पास करे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जैसे एक्वस CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट हो सकता है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है। जिसका हमको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो अरेंजमेंट है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर हम लोग पढ़ने जा रहे थे क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में उसका स्टेटमेंट या फिर वहां से न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो अब हम लोग देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि उनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज रेगुलर इंटरवल पर दिया गया। ठीक है, और सब्सटेंस का डिपोजिशन कैथोड पे। ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था और कैथोड पे कितना डिपॉजिट हो रहा है वो सब्सटेंस, उसका मास को देखा गया बारी बारी से। ठीक है, हम लोग समझते हैं यहाँ पर, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए उनके द्वारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया गया और एनोड में मान लेते हैं यहाँ पर कि इम्प्योर कॉपर का रोड जो है एनोड का फॉर्मेशन करा दिए इम्प्योर कॉपर से। ठीक है, इम्प्योर मेटल यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर ले लिए। ये इम्प्योर कॉपर ना होके कोई भी मेटालिक रॉड हो सकता है। ठीक है, अगर दी इम्प्योर कॉपर है यहाँ पे तो क्या होगा, एक कॉपर Cu2+ के रूप में, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होके कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है, और कॉपर जो इम्प्योर कॉपर है वो कॉपर आयन के रूप में क्या होगा, सॉल्यूशन में आएगा, और ऑलरेडी यहाँ कॉपर सल्फेट के रूप में सॉल्यूशन में है। और ये कॉपर सल्फेट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा सॉल्यूशन में, Cu+2 और SO4 2-। मतलब ये सॉल्यूशन का भी आयन यहाँ पर रहेगा और इम्प्योर रॉड से भी कॉपर +2 के रूप में सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, और क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन वो ये क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर एटम। और ये कॉपर जो एटम बन के धीरे धीरे क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, और डिपॉजिट होने के साथ क्या होता है, कैथोड का वेट
जो होता है वो बढ़ते जाता है, मतलब कैथोड का मोटाई बढ़ते जाएगा रॉड का, क्योंकि इस पर कॉपर डिपॉजिट होगा। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ पे। तो क्या हुआ था यहाँ पर कि इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट कराया गया है कि मान लेते हैं फर्स्ट बार में क्या हुआ, 5 कूलम चार्ज इससे पास कराया गया। कितना कराया गया? 5 कूलम चार्ज। तो मान लेते हैं यहाँ पर कॉपर जो डिपॉजिट हुआ वो 5 ग्राम हुआ, ठीक है। दूसरी बार में चार्ज को क्या किया, 2 गुना कर दिया गया, 10 कूलम कर दिया गया। तो देखा गया कि मास डिपोजिशन भी होता है, जो मास डिपॉजिट होता है कॉपर का वो भी 2 गुना हो गया, 10 ग्राम हो गया। जब चार्ज को 3 टाइम्स कर दिए, 15 कूलम कर दिए, तो मास भी क्या हुआ, 3 टाइम्स हो गया, 15 ग्राम हो गया। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है, मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, चार्ज के। नहीं, देखिए 5 कूलम जब चार्ज पास कराया 5 ग्राम, जब इसको 2 गुना कर दिया तो मास भी 2 गुना हो गया, जो डिपॉजिट हो रहा है मास। जब चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया तो मास डिपोजिशन भी क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मतलब यहाँ से साफ है कि मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज के। नहीं, ठीक है। तो यहीं से फैराडेज का स्टेटमेंट आ गया फर्स्ट लॉ के लिए, उसी को क्या बोल दिया गया, फर्स्ट लॉ। यहाँ से क्या स्टेटमेंट आएगा कि मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आयन किस पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, एक्वस कॉपर सल्फेट का कर रहे हैं तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कहाँ, कैथोड पे। देखिए यहाँ भी कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कहाँ, कैथोड पे। तो यहीं से फैराडेज का स्टेटमेंट आ गया, जिसको बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या स्टेटमेंट होगा कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उसी को बोला गया फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पूछ देता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट फैराडे फर्स्ट लॉ का, कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली proportional to the charge pass through the solution। ये हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए यहां से इसको इस तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है क्या, Z। तो यहाँ पर Z आ गया और Q, ठीक है। और हम लोग को पता है क्या कि M इज इक्वल टू ZIT, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है कि चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो इस Q को हम IT में चेंज कर दिए, तो M इज इक्वल टू क्या आ गया, Z इंटू I इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे इसको देखते हैं हम लोग, आगे क्या हो जाएगा, देखिए M इज इक्वल टू क्या हो गया, ZIT, ठीक। अब M क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, Z क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में ECE भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है।
अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, E/F। ठीक, E क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। E क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट में यहां पर हो सकता है एटॉमिक वेट भी, मॉलिक्यूलर वेट भी, आयनिक वेट भी, आयनिक वेट भी। फॉर्मूला वेट बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया वैलेंसी और चार्ज। जो चार्ज होता है उसी के एन फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ इतना ही समझना है। ठीक है, अब आई क्या हो गया, करंट, करंट इन एम्पियर। और टी क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। तो हम लोग को पता चल गया कि m इज इक्वल टू ZIT होता है। m हो गया मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I हो गया करंट इन एम्पियर, T हो गया टाइम इन सेकेंड। अब Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट E/F। तो E हो गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हो गया फॉर्मूला वेट बाय एन फैक्टर। और F क्या हो गया, F हो गया आपका फैराडे कांस्टेंट। F क्या हो गया, फैराडेज कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 96487 कूलम। इसी को अप्रॉक्स ले लेते हैं कितना, 96500 कूलम। ये हो गया फैराडे कांस्टेंट। ये वैल्यू आप लोग दिमाग में रखिए क्योंकि हर जगह यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है क्या कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है, Z का फार्मूला हम लोग को तो पता चल गया, इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट देख लिए, फार्मूला वेट बाय एन फैक्टर। इस सब का यूज होगा जब न्यूमेरिकल में, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कभी कभी डिफाइन करने क्या देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे देख लीजिए यहीं पर M इज इक्वल टू क्या होता है, ZQ। इसी को तोड़े थे, यहीं पर देखिए। अब मान लेते हैं इफ Q इज इक्वल टू अगर दी 1 कूलम कर दी, यहाँ 1 रख दी इस जगह पे 1, तो M बराबर क्या हो जाएगा, Z होगा कि नहीं होगा, M बराबर Z। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड बाय 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम चार्ज से जितना मास डिपॉजिट होगा किस पर, कैथोड पे, उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो लिख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड बाय 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड क्या, ECE। ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां से फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी आ गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन भी पता चल गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन अराइज होता है, जो भी पूछेगा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है जो कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at cathode? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, क्या है गिवन, गिवन है कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो कितना मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज होता है, 10 मिनट तक। और करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। तो देख लीजिए यहाँ पर जो करंट है, मतलब I क्या है, I कितना है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो जो टाइम है
उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सेकेंड में। टाइम को हमेशा किस में लेना है, सेकेंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, m इज इक्वल टू क्या, z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, m इज इक्वल टू जेड आई टी, और z इज इक्वल टू हम लोग ये भी पढ़े, z इज इक्वल टू यहाँ ब्रेक कर दिए ई बाय एफ इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला पढ़े हम लोग। तो अगर यहाँ से m मेरा निकल जाएगा तो यही मास क्या होता था, यही मास होता था जो कैथोड पर क्या होता था, डिपॉजिट होता था। ठीक है, दैट इज द मास विच इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये वही मास है जो कैथोड पर डिपॉजिट होता था। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, इक्विवेलेंट ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट, तब फॉर्मूला वेट बाय एन फैक्टर, यही पढ़े थे। अब देखिए हम, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। तो डिपॉजिट क्या होगा, कॉपर, रिएक्शन तो यही होगा, ये कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, कॉपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, जनरली जब फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो जब फर्स्ट बार बनाइएगा तो यहाँ पर जो होता है फार्मूला वेट वैन फैक्टर, तो फार्मूला वेट जनरली पूरा कॉपर सल्फेट का ले लेता है कोई, पूरा कॉपर सल्फेट का, जो कि गलत है। ठीक है, हम भी जब फर्स्ट बार सॉल्व कर रहे थे तो मेरे साथ भी यही गलती हो रही थी। तो एज ए जनरल स्टूडेंट कोई भी वो क्या करता है, जब फार्मूला वेट यहाँ लेना पड़ता है तो पूरा कॉपर सल्फेट का ले लेता है, जो कि गलत है। यहाँ पर डिपॉजिट कौन हो रहा है, कॉपर आयन जो है कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मास जो है वो किसका लेना है, फार्मूला वेट किसका लेना है, कॉपर का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। फार्मूला वेट कॉपर का कितना होता है, 63.5। ठीक है, ई निकालेंगे तो 63.5 किसका हो गया, कॉपर का एटॉमिक वेट, और इस पर चार्ज कितना है, 2, तो ये हो गया एन फैक्टर, इसी को बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर AgNO3 रहता तो Ag प्लस डिपॉजिट होता, तो Ag का मास लेते, उस पर चार्ज कितना 1, तो उसका 1 फैक्टर कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का फार्मूला वेट लिए 63.5, और इस पर चार्ज कितना 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। यहाँ से मेरा निकल गया क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं, m इज इक्वल टू ई के जगह पर रख देते हैं 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट वेट। अब फैराडे कांस्टेंट कितना लेते थे, 96500 कूलम। ठीक है, वैसे 96487 कूलम होता है। ये अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इतना आप लोग ले लीजिएगा, 96,500 कूलम। और आई कितना है, आई है आपका 1.5 एम्पियर, और टाइम किस में लेना है, सेकंड में। तो यहाँ पर चेंज कर दिए 600, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, इतना सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ कॉपर जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब इसी तरह पूछेगा। अब यहाँ से चेंज कर सकता है क्या, कि बोल दिया कि मास दे दिया है, कहीं बोल देगा कि कितना समय तक, अब यहीं पर रहता है कि जो मास यहाँ पर आएगा बोलो उतना मास कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है, तो बताइए कि 1.5 एम्पियर कितना सेकंड तक पास किया गया, या कितना मिनट तक पास किया गया, कितना आवर तक पास किया गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, एक एम दिया रहता, टी निकालने देता तो यहीं से निकाल देते। ठीक है, यहाँ पर एम दिया रहता, जेड पता रहता, टी पता रहता, बोल देता कि करंट कितना पास होगा, जिससे कि कोई भी मास एक्स मास डिपॉजिट होगा, करंट पूछ देता। ठीक है, तो यहाँ से मास पूछे, करंट पूछे, टाइम पूछे, चार्ज भी पूछ सकता था, जैसे m इज इक्वल टू क्या होता है, जेड क्यू। ठीक है, बोल देगा कि मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, कोई भी मास कितना देता, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पता रहता, बोलता चार्ज बताइए, तो यहाँ से m बाय जेड करते, क्यू निकल जाता। तो इसी में फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से इतना ही कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी तरह से देगा, आपका थोड़ा मैथमेटिक्स ठीक है तो इधर उधर करके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो और भी नए नए वीडियो बनाएं उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है।